नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 29 जनवरी 2012 जूनियर लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। डी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। तो इसका सही जवाब है ए, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विकास शुरू होता है। ए, उत्तर बाल अवस्था से। बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। सी, शैशवावस्था से। डी, पूर्व बाल अवस्था से। तो ध्यान रखना, विकास जो होता है ये विकास गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विकास शुरू होता है बी, प्रसव पूर्व अवस्था से। ठीक है, तो विकास जो है गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए विकास क्या हो जाएगा इसमें सही, प्रसव पूर्व अवस्था से। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के समूहों, पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। ए, तार्किक गणितीय बुद्धि। बी, प्राकृतिक बुद्धि। सी, भाषिक बुद्धि। डी, स्थानिक बुद्धि। तो बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के समूह, पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, प्राकृतिक बुद्धि। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। ए, बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं। बी, बुद्धि के वितरण। सी, बुद्धि की वृद्धि। डी, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बुद्धि के वितरण। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम में अधिगम उम्र के सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें ए, गहन प्रतियोगिता होती है। बी, उच्च नैतिक विकास होता है। सी, समूहों में द्वंद्व होता है। डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इसमें ए इसका सही जवाब है 5 का डी, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। बी, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। सी, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। डी, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। तो जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगला प्रश्न है,
चिंतन अनिवार्य रूप से है एक ए संज्ञानात्मक गतिविधि, बी मनोगतिक प्रक्रिया, सी मनोवैज्ञानिक परिघटना, डी भावात्मक व्यवहार। तो चिंतन अनिवार्य रूप से है ए, क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा ए संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। ए वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, बी मुख्य रूप से शिक्षक से, सी वैयक्तिक रूप से, डी समूहों में। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सी वैयक्तिक रूप से, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। तो ध्यान रखना, प्रश्न रिपीट किया, पहले आ चुका है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी स्कीमा। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने, देखो प्रश्न ये भी रिपीट कर रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार प्रश्न रिपीट करता है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सकें। इसे डैश को बढ़ावा मिलता है। ए पुनर्बलन, बी ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण, सी वैयक्तिक भिन्नताओं, डी शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ज्ञान के साथ संबंध एवं अंतरण। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश संबंधित है। ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन, डी अपसारी अर्थात बहुविध चिंतन। तो सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी अपसारी चिंतन। ध्यान रखना, प्रश्न रिपीट कर रहा है ये भी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ए वैयक्तिक, बी अनुभाविक, सी आंतरिक, डी वाय। तो एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी, इसका सही जवाब हो जाएगा सी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इंटरनल मोटिवेशन है वो, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ए सीखने के गतिक अर्थात कॉग्निटिव क्षेत्र, बी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, सी सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी सीखने के भावात्मक क्षेत्र। तो व्यवहार का करना पक्ष में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का ए सीखने के गतिक क्षेत्र, ए इसका सही जवाब है। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, बी विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, सी विद्यालय का नाम रोशन करने, डी अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? ए सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी भाषा निर्देशित अधिगम, डी प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रहती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं,
भूमिका निर्वाह आदि। तो यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? तो इसका सही जवाब है ए, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह ए, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, सी, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है, डी, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों पर संभाव्यता तनाव बढ़ा रही है। तो जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह क्या कर रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तो ध्यान रखना, इसका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ए, वे शिक्षक को आराम देती है, बी, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, सी, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य अर्थात जो सुनाई भी दे दिखाई भी दे, तो एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कोहाल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? ए, सहयोग की नैतिकता, बी, नैतिक तर्कणा, सी, नैतिक यथार्थवाद, डी, नैतिक दुविधा। तो कोहाल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, नैतिक यथार्थवाद। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। ध्यान रखना, एक विद्यार्थी है अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक अर्थात बहुत ज़्यादा आक्रामक गुस्सापन व्यवहार करता है और विद्यालय के जो नियम कानून उसको भी नहीं मानता है। तो विद्यार्थी को किस तरह की सहायता की आवश्यकता है? ए, भावात्मक क्षेत्र, बी, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, भावात्मक क्षेत्र, इमोशनल एरिया। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, 19 आ चुका है कई बार, बीएड में भी आज पूछ चुका है, एमएड में भी पूछ चुका है। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ए डैश में भी सहायता करती है। मतलब जो सीखने तो सुगम बनाता ही है, आसानी से मतलब बच्चे सीख सकते हैं, और भी किस चीज़ में सहायता करती है? तो ए, दुश्चिंता, बी, समाजीकरण, सी, मूल द्वंद्व, डी, आक्रामकता। तो शिक्षिका को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त और किस चीज़ में सहायता करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समाजीकरण में। जब कोई बच्चे ग्रुप में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ढेर सारी चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से। कई चीज़ें आपको नहीं पता, अगर आप कुछ लोगों के साथ रहोगे तो सीखते हैं कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, सामाजिक चीज़ें सीखता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने में प्रोत्साहित करती है, बी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, सी, जो सभी निरयोग्य बच्चों को शामिल करती है, डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक और अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे
बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? ए आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी चिंतन पैटर्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता अर्थात जेनेटिक संबंधी कारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए आंखों का रंग। ध्यान रखना, मम्मी पापा के जैसे आंखों का रंग रहता है, खासकर बच्चों का भी उस तरह से आंखों का रंग रहता है। सामाजिक गतिविधियां में भागीदारिता, ये तो समाज से सीखता है, परिवार से या माता पिता से या फिर जो भी विद्यालय से, आस पड़ोस से, ढेर सारी जगह से सीखता है। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, ये भी गलत है। चिंतन पैटर्न, सोचने की चीज़ें जो हैं वो भी अलग अलग हो सकता है, जैसे आप समाज में रहोगे उसी तरह से आप सोचने लगोगे। तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ए योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, बी भिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, सी उनके ज्ञान की सीमा, डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों। तो शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का डी आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती, प्रश्न रिपीट कर रहा है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ए व्यक्ति भिन्नता, बी अंतर संबंध, सी निरंतरता, डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्ति भिन्नता। हर व्यक्ति में अलग अलग चीज़ें होती हैं, सीखने की क्षमता होती है। तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता, डी शारीरिक गठन। तो निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी शारीरिक गठन। जो है शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं। तो डी इसका सही जवाब है। 25 का डी इसका सही जवाब है। श्रवणह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य अर्थात कुंठा, जिसे निराशा कहते हैं, का सामना करते हैं? ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, बी दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में क्षमता, सी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की क्षमता, डी खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो श्रवणह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने की में अक्षमता। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने व सुनने दोनों। ध्यान रखना, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बना दिया है विस्तार से, और मैंने कहा भी कि हर बार प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो इसलिए उसे जाकर देख लीजिएगा। जो भी 17-18 है मैंने लिखा कि यहाँ भी लिख दिया, लेकिन आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने डिफिनेशन सहित बताया है। तो डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, किस समस्या से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ध्यान रखना, डिस्लेक्सिया जो है ये पढ़ने से, और डिस्ग्राफिया जो है ये क्या है, लिखने से। डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, मैंने लिख भी दिया है। डिस्लेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया अर्थात भाषाघात, भाषा से संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंता क्रिया अक्षमता, डिसआरियोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दृश्य संबंधी श्रवण विकार, सेंसरी इंस्टिगेशन और प्रोसेसिव डिसऑर्डर, इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार संबंधी विकार, क्षमता संबंधी विकार, 14 ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर संगठनात्मक पठन संबंधी विकार,
डिस्नोमिया शब्द खोजने की समस्या। डिस्टोपिया अर्थ अर्थात बुरा, जहाँ सब कुछ बिगड़ा हुआ है, बर्बाद हुआ दिखे। ADHD ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की समस्या। प्रश्न पूछा जा चुका है, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा आप लोग। इंसोम्निया रात में नींद न आना। इनोसिया भूल जाने की बीमारी। डिलीरम असमंजस, पता नहीं होता क्या करना है। सोमनेम्बुलिज्म रात को नींद में चलना। सोमनीलोक्विशम नींद में बोलना। सोलिलोक्वी अपने आप से बातचीत करना। साइजोफ्रेनिया दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ा व गुस्सापन इत्यादि। इस तरह जो भी पॉइंट आप लोग देख लीजिए। हर शुरू जो 4-5 पॉइंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 ही है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। इसी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी तो पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए बार बार उनकी परीक्षा होगी, बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब 28 का सही जवाब हो जाएगा बी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचती है। ए लैंगिक समानता, बी सामाजिक उत्तरदायित्व, सी लैंगिक पूर्वाग्रह, डी लैंगिक संवेदनशीलता। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक डैश से बचाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का सी, लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी संवेदी प्रेरक चरण, डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, संवेदी प्रेरक चरण। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी। तो दोस्तों यह था सीटेट जो 29 जनवरी 2012 को हुआ था, जूनियर लेवल का CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या भी जो भी आपके दोस्त यार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।